नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा आज इंग्लिश के 30 स्टैंडर्ड फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि 30 अलग अलग पहलुओं को टच कर रहा है। और यह स्पेशली अग्निवीर वायुसेना, अग्निवीर थल सेना क्लर्क, नौसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। हालांकि जो दे रहा हूँ वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन टारगेट मैंने उसको बनाया है। इसलिए जो भी बच्चे डिफेंस की या पैरामिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी कंटेंट्स है। जनरली कंपटीशन एग्जाम में जो आप लोग का है सिलेबस, उसमें सारे पहलुओं को टच करता है, मतलब पैसेज रीडिंग, एंटोनिम सिनोनिम। लेकिन आज जो मैं सिलेक्शन करके लाया हूँ 30 स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन नहीं, मैं आपको इसके द्वारा 30 सूत्र को समझा रहा हूं जो आपके लिए यूजफुल है। अब इस सूत्र के आधार पर जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कि ही हैज ऑल द फैसिलिटीज ही डज नॉट मेक यूज ऑफ देम। अब जैसे आप आइदर का मतलब होता है या तो, नॉट ओनली का मतलब कुछ नहीं, एंड और अब बट। लेकिन यहाँ बट उपयुक्त आंसर है। क्यों? उसके पास सभी सुविधाएं, लेकिन बट का अर्थ होता है लेकिन, तो यहाँ लेकिन के अर्थ में ही डज नॉट मेक यूज ऑफ दिस होगा। जनरली अगर इसी को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो जैसे आइदर, आइदर क्या होता है? दोनों के अर्थ में होता है। जैसे प्लीज गिव मी, गिव मी आइदर पेन और पेंसिल। तो यहाँ आइदर का होता है। एंड का मतलब जैसे कि दोनों के लिए होता है कि गिव मी या प्लीज पेन एंड पेंसिल। ठीक है। नॉट ओनली इसका अलग सेंस होता है, इसलिए यहां मैं इसको बतलाकर नहीं, आने वाले कंटेंट्स में इसको आपको समझा दूंगा। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए कि नो सूनर डिड ही रिसीव ए टेलीग्राम शी लेट फॉर होम। यहाँ नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि नो सूनर जहां भी रहेगा वहां देन का ही प्रयोग होगा। और दूसरी बात है कि नो सूनर के साथ जो ए है, यह हमेशा हेल्पिंग वर्ड जो है वह आपको सब्जेक्ट के आगे, मतलब सी के या किसी भी जो नाउन होगा उसके आगे रहेगा। तो आपको क्या दो चीज सीखा दोस्तों इस क्वेश्चन से कि नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, और दूसरी बात है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले होता है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है। बाकी जो कंजंक्शन है, वेन का मतलब जब होता है, देन का मतलब आगे, नो सुनर देन हो ही गया। एंड का जानते ही वो नॉर का मतलब होता है। तो यहाँ नो सुनर के साथ देन मतलब ऑप्शन 2 सही है। तीसरा देखिए हार्डली। दोस्तों ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको एक मतलब निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी आपको दे रहा हूँ 30 सेट, उसको एक एक चीज को गहन अध्ययन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हार्डली हैड ही स्टूड अप ही फेल अनकॉन्शियस। हार्डली के साथ हमेशा वेन का प्रयोग होता है। तो हार्डली का प्रयोग नॉट क्वाइट, मतलब कि ना के बराबर, मतलब ज्यों ही उसने खड़ा हुआ वो फिर अनकॉन्शियस होकर गिर गया, मतलब कि टाइम सेकंड भी नहीं लगा, इसलिए कहा हार्डली के वाक में। दूसरा बात है कि यहाँ भी एक चीज देखिए, जैसे नो सूनर के साथ देखा था कि हार्डली यहाँ हेल्पिंग वर्ड यहाँ है, तो मतलब क्या हो गया, हार्डली के शुरू होने वाले सहायक क्रिया को भी सब्जेक्ट और वर्ब के, मतलब कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे देखिए यहाँ ए है आपका सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट है, स्टूड प्रिंसिपल वर्ब है, तो आपको हार्डली हैड के यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो कि क्वेश्चन आर्टिकल से है, ही इज डैश एमएलए।
अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में जनरली लड़के गलती करते हैं, क्योंकि अपन लोग को ये सिखाया जाता है कि जिस सेंटेंस के अंत में शुरू में ई आई ओ यू है वहां एन का प्रयोग करते हैं, बाकी जगह ए का करते हैं। लेकिन वास्तविक जो इसका अर्थ है कि उच्चारण पर आधारित होता है। जैसे ही इज एन एमएलए, तो एन एमएलए होगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जिस पर आप ध्यान रखिएगा और याद ही कर लीजिएगा कि अगर कोई एफ से शुरू हो, एन से शुरू हो, एम हो, एल से, जैसे ही इज एन एल एल बी होता है, ठीक है ना। उसी रंग से कुछ में उच्चारण जैसे एस एच से होता है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, बॉय हो गया। तो आपने इससे क्या सीखा कि अगर किसी एब्रिविएशन के संक्षिप्त लेटर जैसे एफ एन एम एल एस एच आर या एक्स होता है, देखिए उसका उच्चारण एक्स बोलते हैं, आर बोलते हैं, एच बोलते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, इसको आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसी रंग से उसी का एग्जाम्पल है कि ही इज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ एम उच्चारण होता है, तो व्यंजन के लिए सिंगुलर नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट नीड स्नैक थैंक यू, सम, एनी, मच और मेनी। सम का मतलब कुछ होता है, एनी का मतलब भी उसी टाइप से होता है, मेनी मतलब बहुत होता है और मच मतलब भी अधिक होता है। मेनी का प्रयोग जनरली संख्यात्मक मतलब कि न्यूमेरिकल जहाँ काउंट कर सकते हैं उसके लिए होता है। मच और ये जो होता है वो क्वांटिटी में होता है कि जिसको कि काउंट नहीं कर सकते हैं। एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आई डोंट नीड एनी स्नैक होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंस में सम या मच का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा एनी का प्रयोग ही किया जाता है। तो यहाँ क्या सेंटेंस, आई डोंट नीड एनी स्नैक थैंक यू। इसी ढंग से आई नीड नॉट एनी हेल्प, ठीक है। तो इस ढंग से सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं। तो आपने फिर सीखा कि अगर कहीं भी नेगेटिव सेंस में होगा तो एनी का प्रयोग किया जाता है। यू कैन टेक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आगे आएगा यू कैन टेक साइड। अब यू कैन टेक साइड में जैसे कि एक तो ईच होता है, यू कैन टेक ईच साइड गलत हो जाएगा, एवरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ अच्छा नाइदर नहीं होगा, यू कैन टेक नाइदर साइड ये भी नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव सेंस में जो होगा वह होगा आइदर का प्रयोग होगा, यू कैन टेक आइदर साइड, मतलब कि नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, आइदर, लेकिन यहाँ जो इसका पूरा भाव आ रहा है कि आइदर से होगा, मतलब यू कैन टेक आइदर साइड, ठीक है ना। तो आइदर एक डिटर्न जिसको कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर वेयर शॉप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्रीट है उसके दोनों साइड में दुकान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिंग सिंस 7 o'clock। अब देखिए इट इज रेनिंग भी हो सकता है इट इज रेनिंग अगर प्रेजेंट सिंपल का होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता तो इट इज रेनिंग लगा था। इट हैड होता जब हो चुका था। इट हैज बीन, दूसरी बात है कि सेंटेंस जो है इसमें इट हैज बीन रेनिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मतलब 7 बजे से लगातार बारिश हो रही है। तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस है, इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन का प्रयोग होगा। इसका मतलब सही सेंटेंस क्या हो गया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 7 o'clock, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो जाता इट इज रेनिंग टुडे, तो अभी बारिश हो रही है लेकिन कब से हो रही है इसके बारे में अपना कुछ नहीं बतलाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ हैज लगाने के पीछे कारण है कि यहाँ जो अपना 7 o'clock सिंस लगा दिया, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम कर दिया है कि वह 7 बजे से बारिश हो रही है। तो इसलिए इस ढंग से सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। आई रैंक माई फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया yesterday and she said इट रेनिंग देयर। अब देखिए ये सेंटेंस है आई रैंक माई फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया सर, मतलब इस फ्रेंड को अपने को कल कॉल किया था। रैंक को जो टेलीफोन करते हैं उसको रैंक कहते हैं। आई रैंक माई फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया yesterday
एंड शी सेड इट वाज रेनिंग देयर। इट इज रेनिंग नहीं होगा, क्योंकि इट इज इसलिए नहीं होगा कि सेंटेंस देखिए यहाँ ये सेंटेंस जो है ये एस्टरडे की घटना है, तो एस्टरडे पास्ट टेंस के लिए इज लगा नहीं सकते हैं, शुड भी होना चाहिए नहीं हो सकता है, टू भी नहीं होगा। तो यहाँ सबसे सटीक जो आंसर है वह यही है। तो सेंटेंस है समवन मी देयर हैव बीन एक्सीडेंट ऑन मोटरवे। अब देखिए कि ये जनरली समवन है मी देयर, तो जनरली इस तरह के सेंटेंस में आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा, समवन आस्क्ड मी देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट ऑन द मोटरवे। स्पोक भी नहीं हो सकता है, सॉरी टोल्ड होगा, समवन टोल्ड मी दैट देयर बीन एन एक्सीडेंट। आस्क मतलब पूछना होता है, सेड का मतलब कहा होता है, लेकिन समवन टोल्ड मी, ठीक है ना। तो जो सही शब्द यहाँ है वह टोल्ड आपको यहाँ उपयुक्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई रैंक टेसा सम टाइम लास्ट वीक। जब भी लास्ट वीक आ गया तो आपका पास्ट टेंस का हो गया। शी सेड शी वाज बिजी दैट टाइम। अगर इसको आप दूसरे रंग से देख सकते हो तो यह बिल्कुल व्हेन आई रैंक टेसा लास्ट वीक शी सेड शी वाज बिजी, क्योंकि प्रेजेंट के लिए दिस का होता है, लेकिन चूंकि अब पहले की घटना है तो दैट टाइम मतलब उस समय वह बिजी था, इसलिए देन मतलब तब होता है जो नहीं लगा सकता। देन का क्या मतलब होता है कि तब, जैसे कि आई विल रिटर्न योर पेन, ठीक है ना। यहाँ इसका कुछ सेंस नहीं आ रहा है, जैसे सबसे अच्छा यहाँ देन का और क्या यूज कर सकते हैं कि देन आई विल गिव यू, यू पे मी अमाउंट देन आई विल गिव यू पेन। तो इस ढंग से दे तब के रूप में होता है, लेकिन यहाँ इसका दैट का एक सेंटेंस, दैट मतलब कि प्रेजेंट में उसको दिस डे कहा जाता है, लेकिन बाकी जगह जो है कि इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि इनडायरेक्ट टेंस में भी है, तो इसके ख्याल से इसको दिस जो होता है वह दैट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कि द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब यहां स्टूडेंट्स आर, अब देखिए इस सेंटेंस से कि यह स्टूडेंट जो है इन द क्लास पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है, वह वर्ब का तीसरा रूप लगता है, मतलब चौथा रूप आईएनजी लगता है। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक। क्या है, राम किताब पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां जो होगा स्टडिंग का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए शी लुक्स टू बी वेरी एंग्री, क्योंकि एंग्री एडजेक्टिव है, तो शी लुक्स टू बी वेरी एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टॉक्ड मी वेरी इंटरेस्टिंगली। अब देखिए यहां है कि वेरी, ही टॉक्ड मी वेरी इंटरेस्टिंगली, तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, चूंकि एडवर्ब की तरह काम करता है, मतलब इसको भी और क्वालिफाई करता है कि कितना ज्यादा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग उसमें है, तो इसलिए इसमें आंसर आपका थर्ड सही आंसर है। नेक्स्ट है विल यू प्लीज टॉक मी। अब देखिए क्विट, क्वाइट, क्विटली एंड क्विट सबका अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ चूंकि टॉक में क्वाइटली शांतिपूर्वक बात कर सकते हो या धीरे धीरे कर सकते हो, तो इसलिए इसका तीसरा रूप आया है क्वाइटली। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, एक जनरली कंफ्यूजेबल वर्ड में कहा जाता है, इसके अंदर दो चीज है। जैसे आपने देखा कि बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। तो यहां जो हो गया बिसाइड्स इसका सही है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज हार्ड वर्किंग, तो इसका ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है 17 नंबर ही विल कम, कम के साथ और वो भी डेट को फिक्स है, तो यहां निश्चितता दिखाने के लिए नॉट का ही प्रयोग होगा, तो ही विल कम ऑन सैटरडे।
लेकिन इन का प्रयोग कहाँ होता है, ही विल इन द रूम, तो वह रूम के अंदर है, ठीक है ना। इसी ढंग से तो दो ज्यादा इसमें यूज होते हैं, एक तो निश्चितता दिखा, लेकिन इसको आप बोलने की भाषा में यूज कर सकते हो। जैसे ही विल कम ऑन ट्यूजडे, ही विल कम ऑन सैटरडे, राम विल कम ऑन मंडे। तो जनरली इसके ऐसा सेंटेंस है कि इसको बार बार यूज होता है। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, या पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को जो है कि पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, कि सिंपल सेंटेंस है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 94, तो देखिए बिगिन जो है प्रारंभ होना होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म है, और इसी को जो लिखा जाता है बिगेन, और यही हो जाएगा बिगन हो गया। तो चूंकि यह पास्ट टेंस का है तो इसलिए यहां इसका आंसर ए सही है। आई एम कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी हो, कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, हमेशा। कहीं कहीं कुछ सिचुएशन पर इसको ऑन का भी प्रयोग करते हैं, इनका भी करते हैं, लेकिन जहां की बिल्कुल आत्मविश्वास की बात होती है वो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ कहा जाता है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग रिजल्ट या गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, यहाँ कॉन्फिडेंट यूज करेंगे। ही हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब है रोकना, और हिंडर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो ही हिंडर्ड मी फ्रॉम डूइंग दिस, ओवर भी नहीं लगा सकते, एट भी नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है जो कि आपको यहाँ यूज करना है। नेक्स्ट है सी इज बेंट, बेंट का मतलब झुकाव, बेंट बेंट जो होता है, सी इज बेंट टेकिंग रिवेंज। अब यहां देखिए कि एट अपॉन फिर, तो बेंट का मतलब झुका हुआ, लेकिन बेंट अपॉन यहां एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के ख्याल से यहाँ है कि तुला हुआ है, मतलब सी इज बेंट अपॉन टेकिंग रिवेंज, मतलब वह बदला लेने के लिए बिल्कुल तुला हुआ है। आप सी इज बेंट अपॉन टू बीट हिम, उसको मारने के लिए बिल्कुल तुला हुआ है। तो जब भी बेंट अपॉन, ध्यान रखिए कि बेंट का मतलब झुका हुआ होता है, बेंट अपॉन कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब तुला हुआ है, मतलब तुला हुआ मतलब कि बिल्कुल जिद पर है कि काम करके रहूंगा, तो बेंट अपॉन का प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है आपका है बेंट फॉर, बेंट फॉर को झुक, थोड़ा सा मतलब उधर जो झुक जाता है, जैसे दी ट्री द ब्रांच ऑफ द ट्री इज बेंट फॉर करके यूज करते, सी इज बेंट फॉर म्यूजिक, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, उसको म्यूजिक की ओर ज्यादा रुझान है, तो यहाँ बेंट फॉर म्यूजिक कर दिया। तो ये दो जनरली प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि यूज आते हैं। अब द फ्रॉग इज, अब देखिए बहुत ही इसमें ऑन इन ओवर एंड एवर बहुत सारे हैं, लेकिन फ्रॉग इज, अब देखिए कि एक तो जंप करना होता है तो इनटू यूज होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि इन द वॉल, इनटू है भी नहीं, तो यहाँ हो गया इन, इसका सही आंसर है, क्योंकि द फ्रॉग इज इन द बेल, ही इज इन द रूम, ठीक है ना। इस ढंग से यह लोकेशन पोजीशन बतलाने के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ही इज नो अदर देन माई ब्रदर, मतलब एक जो कंपेरेटिव डिग्री करते हैं उसको यहाँ किया गया है कि प्रीपोजिशन में कंपेरेटिव डिग्री होता है, उसके लिए ही इज नो अदर देन माई ब्रदर, मतलब वह मेरे भाई के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए बट भी नहीं, ही नो अदर बट माई ब्रदर, ये तो बिल्कुल मजाक हो जाएगा कि वो कुछ नहीं लेकिन मेरा भाई, ही नो अदर। एक्सेप्ट मतलब अलावा होता है, तो एक्सेप्ट भी यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट का मतलब राम एक्सेप्ट का कोई सेंटेंस बनाओ। एक्सेप्शन जनरली होता है ना कि ऑल द फैमिली मेंबर एक्सेप्ट राम हैज ऑल द फैमिली मेंबर एक्सेप्ट राम हैज रीच्ड इन द मीटिंग, तो एक्सेप्ट होता है। सीन जानते हो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, देन का आपने यूज पढ़ चुके हो, तो यह जो ही आंसर हो गया आपका 14। नेक्स्ट फिर आ गया आइदर ही, क्योंकि दो कुछ कॉमन टर्म है, बहुत ही कॉमन टर्म है आइदर और, या इसको उच्चारण में ईदर भी बोला जाता है। आइदर और दूसरा होता है
नो। अब जब दो सब्जेक्ट आइदर और मतलब या तो मुझे पेन दो या तो पेंसिल, ठीक है ना, और ना तो मुझे पेन चाहिए और ना ही पेंसिल, तो नाइदर आइदर ढंग से यूज करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आइदर के साथ और अगर लगा हो तो जो वर्ब जो है यहाँ, जैसे आर एज हेल्पिंग वर्ब है, वह निकटतम वाले के अनुसार होता है। निकटतम वाले का मतलब जैसे कि देखिए यहाँ एक तो ए है और एक यहाँ ए है, दो सब्जेक्ट है, ए नजदीक है, तो नजदीक है तो यहाँ जो होगा वो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर ए हो गया। अर्थात ना, इसी ढंग से एक और एग्जांपल दीजिए कि नाइदर ही, अब देखिए यहाँ ही है और यू है। अब चूंकि मैंने आपको इसको याद करवा देना चाहता हूं दोस्तों, इसको ध्यान से रखो कि नाइदर ही नॉर यू, तो यू के अनुसार आर का प्रयोग किया गया है। ये आपको कंपटीशन में खूब क्वेश्चन से आते हैं। नेक्स्ट देखिए आइदर में फ्रेंड्स और आई, अब देखिए फ्रेंड्स अगर होता तो आर लगता, लेकिन यहाँ आई के अनुसार एम का प्रयोग हो गया, मतलब आई के अनुसार ही वह सेंटेंस जो है वह मतलब कि सिंगुलर फॉर्म में हो गया है कि आई एम गोइंग देयर। नेक्स्ट है आई शैल गिव यू बुक इफ, एक कंडीशनल सेंटेंस है। आई शैल गिव यू बुक इफ यू विल कम। अब जैसे देखिए ये सेंटेंस यहाँ जो है वह फ्यूचर टेंस का है, मतलब आई शैल गिव यू बुक इफ यू विल कम, तो यहाँ इसका सही उत्तर यह है कि यू विल कम। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, ही हैज गॉट थ्रो, या इसको गो थ्रो बोलते हैं। गेट थ्रो का मतलब होता है कि पूरा करना, संपर्क करना, संपन्न करना होता है। संपर्क करना से ज्यादा मेरे ख्याल से संपन्न करना होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, संपन्न करना। तो ही हैज गॉट थ्रो द एग्जाम, मतलब उसने पूरा एग्जाम पूरा करके आया है। यहाँ कुछ जिसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, और आप इसको याद कर लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको दो पैकेज भी दे रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 और फ्रेजल वर्ब पार्ट 2, जो कि टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा, अपना ऐप पर भी उपलब्ध करेगा, और होगा तो कभी उसको यूट्यूब से भी थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। लेकिन कुछ प्रिपरेशन फ्रेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जो समझता हूँ कि उसको एक बार याद करना भी मुश्किल है, इसलिए मैंने क्या किया कि एक बार आपको फ्रेजल वर्ब 1 फ्रेजल वर्ब 2 के अनुसार पीडीएफ दे रहा हूँ, जो कि टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। और दूसरी बात, उसी से कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने आपको यहाँ भी लिस्ट दे दिया। और जैसे गेट बैक, पुनः प्राप्त करना, इसको कम बैक के भी कहा जाता है। गेट इन मतलब पहुंचना, गेट इनटू मतलब प्रवेश करना या फंस जाना। गेट ऑफ का मतलब बहुत कॉमन यूज किया हुआ, गेट ऑफ, वेन गेट ऑफ ट्रेन, गॉट ऑफ होगा, वेन गॉट ऑफ ट्रेन आदि से उतरना। गेट ऑन मतलब तरक्की करना, कभी कभी बोला जाता है कि माई ब्रदर इज गेट ऑन कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार तरक्की कर रहा है। गेट थ्रो का मतलब पूरा करना। और गेट अप तो खूब यूज करते हैं कि उठना, ही गेट अप, राम गेट्स अप इन द मॉर्निंग, तो ये ढंग से इसका एक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी ढंग से हीज अंकल लूप्स, अब देखिए ये फ्रेजल वर्ब है, इसका अलग अलग यूज होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं लिस्ट भी दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको याद करने में कोई परेशानी हो तो इसको आप एक एक करके भी याद कर सकते हो। तो ही अंकल लुक्स, अब यहाँ आफ्टर होगा, लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो देखिए सेंटेंस अलग भाव आ रहा है, हिज अंकल लुक्स आफ्टर हिम, कि हिज अंकल लुक्स आफ्टर मतलब उसका अंकल ही देखभाल करते हैं। और लुक एहेड भविष्य का ध्यान रखना, लुक एट देखना जांचना, लुक यहाँ गलत हो गया, लुक बैक है, मतलब कि BACK होगा। मैं आपको पीडीएफ में करेक्शन करवा दूंगा, और यहाँ इसको ध्यान रखिएगा। लुक डाउन ऑन तुच्छ समझना, तिरस्कार करना। लुक फॉर खोजना, उम्मीद करना। लुक फॉरवर्ड उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। लुक इन कम समय के लिए जाना। लुक इन टू जांच पड़ताल करना, ये खूब यूज होते हैं। लुक इन टू दी, आई विल लुक इन टू दी मैटर। लुक ऑन समझना, काइंडली ट्राई टू लुक ऑन दिस कंटेंट्स। लुक आउट सावधान चेतावनी, जैसे होता है ना, यहाँ एक खूब यूज करते हैं, ध्यान देखिए इसका जो होता है कि लुक आउट नोटिस। लुक आउट फॉर किसी तरफ खोज में रहना, और लुक ओवर मतलब जांचना। तो आप जो 13 प्रीपोजिशन और सारा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने दे दिया है, और पैसेज के अलावा हो सकता है कि भूल भी जाओ,
तो आप इस ढंग से इसको याद कर सकते हो। और है लुक टू, भरोसा करना, लुक थ्रो, सावधानी से जांच करना, ठीक है। लुक अप, शब्द को से आदि को खोजना है। काइंडली लुक अप द मीनिंग ऑफ द लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्शस, तो आपको लुकअप होगा, लुक इनटू नहीं होगा। लेकिन मैटर किसी कोई घटना ऐसी घट जाए तो उसको जांच पड़ताल किया जाता है, उसको लुक इनटू बोलते हैं। द प्रिजनर वाज, अभी देखिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस, द प्रिजनर वाज हैंग्ड, मतलब लटका दिया गया था फांसी के तख्ते पर, इसलिए प्रिजनर वाज हैंग्ड होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खूब आते हैं एग्जाम में। द रिवर है, देखिए रिवर हैज इट्स ऑन बैंक्स। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, जिसको यहाँ राजस्थान में चादर चढ़ना बोलते हैं, कि जब पानियों के बाहर गिरने लगे तो उसको, लेकिन इंग्लिश में उसको ओवरफ्लो। तो सेंटेंस जो है वह हैज इस बैंक। अब देखिए ओवरफ्लो प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के लिए चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया, वो भी क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, तो वर्ब का तीसरा रूप लगेगा और तीसरा रूप इसका ओवरफ्लोड होता है, इसलिए ओवरफ्लोज भी नहीं होगा। अगर हैज नहीं रहता तो लगा सकते हैं, लेकिन हैज इसलिए ये तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब होता है इसमें हम एस का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह आपका आंसर जो है दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरेट ऑफ कोल्ड नाइट लास्ट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है और सेकेंड फॉर्म यहाँ डाइड है, इसीलिए इसका आंसर डाइड हो। इस तरह से दोस्तों आज मैं एक पीस सेट का अच्छा कलेक्शन करके मैंने आपको दे दिया हूँ, और इसको एक दो बार पढ़ना, यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को, या जो आपको वायुसेना के लिए जो अग्नि की तैयारी करा रहा हूँ उसके लिए जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और जो आपकी अब एग्जाम होने वाली है उसका मैं बेहतर तैयारी करा सकूं। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।